इसका वेटेज एक एमसीक्यू रहता ही है एग्जाम और हर साल आता है। समझ में आया? इवन अगर हम बात करें आपके मेंस में, एडवांस में, सब जगह पे आता है। नीट में भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखेंगे। डीएनए ब्लॉक एक एमसीक्यू बनता है। अगर एक एमसीक्यू बन रहा है मतलब समझ लो +4। समझ में आया? और आपके बोर्ड में भी इसका वेटेज अच्छा है, 6 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड में। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस मान के पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? अगर मैं सीईटी की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू बनते हैं। कितने? 2 से 3 एमसीक्यू सीईटी में बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीएनए ब्लॉक, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। डीएनए ब्लॉक में डी ब्लॉक इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट and F block is known as inner transition element। समझ में आ रहा है? अब D block एलिमेंट क्या होता है और F block एलिमेंट क्या होता है, ये चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। D block और F block। स्टार्ट हम D block से कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ D block एलिमेंट? D block एलिमेंट क्या होता है? अगर हम बात करें कि D block एलिमेंट, तो D block एलिमेंट क्या होता है ये बताएगा। व्हाट इज अ D block एलिमेंट? D block element are those element. D block element are those element which last electron enters in n-1 n-1 d orbital. n-1 d orbital। next n-d सबसेल में जिसका जाएगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एंटर्स करेगा n-1 d सबसेल में, उसको क्या बोलेंगे? D block element। क्या बोलेंगे? D block element। D block element are those element which last electron enters in n-1 d subcell। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बोलेंगे कि D block element is also known as a transition element। उसको क्यों transition element बोला जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो D block को हम transition element बोलते हैं। और transition element किसको बोला जाता है? ऐसा एलिमेंट जो डी ट्रांजिशन शो करता हो। तो इसी डी ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है? ऐसा एलिमेंट जो डी ट्रांजिशन शो करता हो। क्या शो करता हो? डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ट्रांजिशन? d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप कर सके, ट्रांजिशन कर सके। ट्रांजिशन एक्सचेंज, ट्रांजिशन मतलब एक्सचेंज, जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सके। अब d में ऐसे 5 d जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। जब ये स्प्लिट होते हैं तो ऐसे 3 और 2 के बीच। समझ में आया? अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, समझ में आया? जो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफर हो सकता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डी ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है? डी ट्रांजिशन। मतलब डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ये 5 ऑर्बिटल है, यही 5 3 और 2 के पार्ट में स्प्लिट हो गए। आगे से आगे बताऊंगा मैं ये 3 कौन है, ये 2 कौन है। अभी खाली इतना समझना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ट्रांसफर हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो क्या करेगा? डी। अब ट्रांसफर किसका हो सकता है? जिसमें D1 से लेके D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। D2 है, ये भी जा सकता है। D3 ये भी जा सकता है। D4 भी जा सकता है। D5 भी जा सकता है। D6 भी जा सकता है। D7 भी जाएगा। D8 भी जा सकता है। D9 में भी जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, अभी भी अनपेयर्ड है। समझ में आ रहा है? एक जाके पेयर हो सकता है। जब तक D9 तक है, मतलब एक ऑर्बिटल इधर खाली है, एक अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। बट जैसे ही D10 हुआ, ये भर गया, अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? नहीं। क्या अब ये डी ट्रांजिशन शो करेगा? नहीं। तो डी ट्रांजिशन कौन शो कर सकता है? जिसके कॉन्फ़िगरेशन में
D1 से D9 होते हैं। क्या होते हैं? D1 से D9। D1 से D9 वाले DD ट्रांजिशन शो करते हैं, और जो एलिमेंट DD ट्रांजिशन शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाएगा? जो DD ट्रांजिशन शो करते हैं। अब DD ट्रांजिशन कौन शो करते हैं? D1 से D9 वाले। क्या D10 शो कर सकता है? नहीं। क्या D0 शो कर सकता है? नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो DD ट्रांजिशन क्या करेगा? आप समझ पा रहे हैं? D10 है पूरी तरह से कंप्लीट फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? नहीं। तो जहां इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इधर ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है, और सब जगह पे है 1 से लेके 9 तक, D10 में नहीं है। क्यों? अब यहाँ ये भी फिलअप कंप्लीट है, इधर भी इलेक्ट्रॉन का फिलअप कंप्लीट है, दोनों पेयर्ड है। क्या इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है? न तो इधर से इधर जाएगा, न तो इधर से इधर। कोई एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, और DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये तो कॉन्सेप्ट था कि DD ट्रांजिशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। जिसका मीनिंग क्या था ये समझ में आ रहा है? अब ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशंस की बात की जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है? व्हाट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? हाउ टू डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट? कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट को? ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच आर पार्टली फिल्ड। पार्टली फिल्ड, समझ में आ रहा है? पार्टली फिल्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड। पार्टली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड n-1 d सबसेट। n-1 d सबसेट। Transition element are those element. Transition element are those element which are partly filled or incompletely filled n-1 d subset in their elemental form. In their elemental form, मतलब अपने एलिमेंट के फॉर्म में, और any one of their stable oxidation state form. Any one of their stable oxidation state form. या तो अपने एलिमेंट के फॉर्म में, या तो अपने ऑक्सीडेशन किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में, उनमें क्या हो? पार्टली फिल्ड हो। डी ऑर्बिटल क्या हो? पार्टली फिल्ड हो। तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। एग्जांपल की बात करूं मैं यहीं पे, जैसे स्कैंडियम ले लो। स्कैंडियम में क्या होता है? 21 ना, D1 होता है, आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा। मैं अगर कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर 29 होता है, 4s1 D10 होता है। क्या कॉपर यहाँ DD ट्रांजिशन शो कर सकता है? नहीं। बट कॉपर +2 भी होता है, हमें पता है, आया ना? अब कॉपर +2 में क्या हो जाएगा? 4s0 DD9। As I told you in a definition में क्या बोला था मैंने? कि in their elemental form or any one of their stable oxidation state form. समझ में आ रहा है? जो भी एलिमेंट पार्टली फिल्ड है, या तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में ये पार्टली फिल्ड है क्या? नहीं। या तो अपने किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पार्टली फिल्ड है, तो क्या शो कर सकता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या शो कर सकता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब D9 है ना, D9 है मतलब इसका D10 कंप्लीट है क्या? नहीं। अब D9 है तो DD ट्रांजिशन शो कर सकता है? यस और नो। कहीं ना कहीं पॉइंट वही है, बट इसी को बता रहा है। ये कॉन्सेप्ट था, ये डेफिनेशन था। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट? Transition element are those elements which are partly filled or incompletely filled in their elemental form or any one of their stable oxidation state form. समझ में आ रहा है? नहीं समझा? तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर जो है, कॉपर एलिमेंट जो है, कॉपर मेटल जो है, क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है? हाँ है या नहीं है? है। इसी प्रकार से अगर मैं जिंक की बात करूं स्टूडेंट, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्या होगा? 4s2 3d10। जिंक के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो जिंक +2 होते हैं। क्या होते हैं? +2। 4s0 3d10।
समझ में आ रहा है? अभी भी ये क्या है, D10 है। क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा? नहीं। क्या ये dd ट्रांजिशन शो कर सकता है? नहीं। तो क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं समझा। सिमिलरली जिंक के जैसा कैडमियम और मर्क्यूरी, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, Cd एंड Hg, ये भी जिंक के जैसा क्या होते हैं? इनके भी n-1 D10 कंप्लीट होते हैं, n-1 D10 कंप्लीट होते हैं। तो क्या ये dd ट्रांजिशन शो कर सकते हैं? नहीं। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा है? दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। बट अगर मैं कॉपर वाले फैमिली की बात करूं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये कहलाएंगे हाँ। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सॉल्व आगे बढ़ जाऊं मैं। डी ब्लॉक का डेफिनेशन समझा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो समझ में आया, उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनके एग्जांपल क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट क्लियर। डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन क्या है, कहां पे पीरियोडिक टेबल में वो फिक्स किए गए हैं? तो अगर हम बात करें, डी ब्लॉक जो है सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इन बिटवीन है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एस ब्लॉक। राइट हैंड साइड में क्या है? पी ब्लॉक। मिडल में क्या है? डी ब्लॉक। समझ में आ रहा है? और उसके नीचे क्या है? एफ ब्लॉक। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, तो डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां पे होता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो फोर्थ पीरियड में होता है। कहां पे होता है? फोर्थ पीरियड में होते हैं और 3D एलिमेंट कहलाते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। और 3D सीरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैंडियम से जिंक होते हैं। क्या होते हैं? स्कैंडियम से जिंक। 21 से 30। नहीं समझा? फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ये फिफ्थ पीरियड में होते हैं, 4D सीरीज कहलाते हैं और ये ट्रिटियम टू कैडमियम 39 से 48 सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। समझ में आ रहा है? 4D सीरीज बोला जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन? फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज को बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां पे प्रेजेंट है? 6 पीरियड। समझ में आ रहा है? 5D सीरीज, इसको और क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। ये लैंथेनम और लैंथेनम के बाद फिर हैफनियम आता है। समझ में आ रहा है? 72 से मर्क्यूरी 80, ये 57, 72 और इधर 80। इनके बीच में कुछ जो है क्या होते हैं? लैंथेनॉइड। क्या होते हैं? लैंथेनॉइड। ये ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 7th पीरियड, समझ में आ रहा है? 6D सीरीज। क्या होता है? 6D सीरीज। ये एक्टेनम टू लॉरेंसियम यहां पे होता है और फिर उसके बाद रुदरफोर्डियम से हम बात करते हैं। रुदरफोर्डियम 104 से क्रिप्टोन्सियम CN112। समझ में आ रहा है? और ये 89। तो ये सारे सीरीज हैं। समझ में आ रहा है? इसमें भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैंथेनम से लुटेशियम ऐसा होता है, बाद में हैफनियम टू मर्क्यूरी। तो ये 57 से 71 ऐसा होगा। ये 89 से 103 इस तरह से होता है पूरा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? कोई डाउट डिफिकल्टीज है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे होते हैं? फोर्थ पीरियड में। तो उस सीरीज को क्या बोला जाता है? 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज कहाँ पे प्रेजेंट है? फिफ्थ पीरियड। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज कहाँ पे प्रेजेंट है? 6th पीरियड। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 6D सीरीज होता है जो 7th पीरियड में प्रेजेंट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम से जिंक 21 से 30। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 39 टू
48, yttrium to cadmium, lanthanum to mercury, third transition series, actinium to cupronesium 112, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट, डिफिकल्टीज, कोई कंफ्यूजन है? ये लास्ट एलिमेंट था डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में ही लास्ट एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ था 1996 में। क्यूप्रोन्सियम डिस्कवर होने पे डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्यूप्रोन्सियम डी ब्लॉक के जितने भी टेबल थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। 6D का ये लास्ट एलिमेंट था। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिए ना। 6D सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब जस्ट हमें इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है उसका, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। हमें बनेंगे तो जनरली 3D सीरीज के क्वेश्चन। 3D सीरीज आपको याद रहने चाहिए। 4D और 5D के भी कुछ एलिमेंट है जो हमें पूरी तरह से याद रहने चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। अब अगर मैं बात करूं कि 3D सीरीज, मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एलिमेंट कौन सा एटॉमिक नंबर है, इनका पोजीशन क्या है, ये सब बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो है, अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक आता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के बाद ये क्या हो जाएगा? अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग स्कैंडियम थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है, टाइटेनियम फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ में आ रहा है? अब ये जो 3D सीरीज है वो फोर्थ पीरियड में कहां पे होता है? फोर्थ पीरियड। ये ध्यान रखें। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है ये 21 है, और ये भी बताया था आपको 30 है। इसके इन बिटवीन हम फिल कर सकते हैं, यस और नो? सेकंड जो 4D सीरीज है, 4D सीरीज वो क्या है? ट्रिटियम 1 से कैडमियम, ये 48 होता है और ये 39। समझ में आ रहा है? तो बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। समझ में आ रहा है आपको? एटॉमिक नंबर लिख पाएंगे हम? 5D सीरीज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, 5D सीरीज, ये 4D का 5D सीरीज, समझ में आ रहा है? लैंथेनम, लैंथेनम से लुटेशियम, 57 से 71, ये सब ग्रुप थर्ड में आते हैं 14 में। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे हैफनियम 72, ये 57। समझ में आ रहा है? टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ये समझ में आ रहा है आपको? मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 8। इसके जस्ट नीचे एक्टिनॉइड आता है, वो क्या हो जाएगा? 6D सीरीज। 6D सीरीज हमें जरूरत नहीं है। एक्टिनम 2, लॉरेंसियम 89, 103, इधर आएगा रुदरफोर्डियम, इधर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Cn क्यूटोनसियम। समझ में आ रहा है? 112। बाकी को हम ऐसा एज पर Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, हमारे सिलेबस में वही है। तो ये अगर रुदरफोर्डियम 104 था, 105 के लिए क्या लिखेंगे आपको पता है?
U, जीरो के लिए क्या लिखते हैं? NUNP 5 है, UNH UNS इस तरह से लिख सकते हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा हो गया 60 हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैं पूरा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जो अपने को डिस्कस करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट 3D सीरीज है, समझ में आ रहा है? अब 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक, ये हम सबको याद है, पूरा 3D सीरीज याद है, तो फिर यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। 4D सीरीज में इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, समझ में आ रहा है? इधर लैंथेनम से लुटेशियम है, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे एलिमेंट 3D, 4D, 5D सीरीज, समझ में आ रहा है? 6D में हमें खाली ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के जस्ट नीचे ये 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज है और यहाँ पे लैंथेनॉइड, जो हम एफ ब्लॉक में डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? अब अगर मुझे एलिमेंट्स की बात की जाए तो 3D सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, ये पूरी सीरीज हमें याद होनी चाहिए, और बाकी हमें जैसे ये सारे एलिमेंट पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको? ये पता होना चाहिए, फिर दूसरा इनको भी जानना जरूरी है, ये एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, समझ पा रहे हैं नहीं? फिर हमें अगर ये भी जानना जरूरी ही है, ये सब भी जानना जरूरी है, ध्यान रखें। समझ में आ रहा है आपको? ये सब याद रहेगा। जनरली 3D सीरीज पूरा याद होना चाहिए, 3D सीरीज पूरा, उसके बाद ये ग्रुप वाइज हमें पता होना चाहिए, ग्रुप वाइज आपको ये सारे एलिमेंट पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ क्रोमियम है, क्या है? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, करोड़ों मोल वाला, मैग्नीज, टेक्टेनियम, रेडियम, मनी, टेक केयर है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, फिर रूटा, ओसामा, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कौन रहेगा इधर? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, नहीं पड़ेगा तो भूषण को सब पता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बराबर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्यों आगे आओ, क्यों आगे आओ, बराबर, पीछे वाले यही बोलते हैं ना, मनी क्यों आ गया? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जेनी कैनेडियन होगी, जेनी कैनेडियन होगी। ये सारे एलिमेंट हैं, पूरी याद करने की जरूरत नहीं, याद करना है तो इजीली कर सकते हैं। यारी जरा निभाना मौत तक, सब पता है आपको, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये खाली इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की ये भी याद होना चाहिए, ये विथ एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, और 3D सीरीज पूरा याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये 3D सीरीज पूरा, और ये कुछ नंबर है जो हमें पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। और इनका भी जानना जरूरी इसलिए हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके जब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे तो हमें केमिकल ट्विंस का नेचर पूछा जाता है, तो ये और ये समझ में आ रहा है? तो ऑलमोस्ट ऐसे करके ना सबको याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये सारे आपको कॉम्प्लेक्स में ये सब में आएंगे, और यहाँ केमिकल ट्विंस के नेचर की बात आ जा रही है। तो इस पूरे को 3D सीरीज पढ़ने के बाद ऐसे ही हम टॉप टू बॉटम पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है? ग्रुप वाइज पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे, टी जरा, हाँ, ओ नवाब था, बाकी बता ही दिया, ये ध्यान में रखेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके मैं एटॉमिक रेडियाई में बताऊंगा पोस्ट लैंथेनॉइड एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट क्या होता है, वहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो आगे का पॉइंट है, यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ जस्ट बता। तो केमिकल ट्विंस एलिमेंट ये शो कर दे रहे हैं,
समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, साइज सिमिलर, तो ये हमें याद रहेगा, तब तो हम पेयर कर पाएंगे। आपके जेईई में आ चुका क्वेश्चन है केमिकल ट्विन्स पे, तो उसमें क्या लिखना रहता, पेयर बराबर होना चाहिए। ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, ये चारों शो करते हैं, राइट? बट कॉम्बिनेशन ये दोनों का ही रहना चाहिए। ये इसके साथ हुआ तो करेक्ट है क्या? नहीं। ये इसके साथ इधर हो गया तो करेक्ट है क्या? नहीं। वो पेयरिंग के लिए हमें एलिमेंट का नेम याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए आप टॉप टू बॉटम एलिमेंट को ध्यान में रखें। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाए ना। द नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, टेंशन मत लो, मैं पढ़ाने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये जो पैलेडियम है ना, पैलेडियम, इस पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s0 4d10 होता है। समझ में आ रहा है? बाकी किसी का 0 नहीं होता। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, पैलेडियम की बात ना करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि ns1 to 2, समझ में आ रहा है, and n-1 d1 to 10। ये भी तो डी ब्लॉक में आता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोलो जरा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, बोलिए? ns0 to 2 और n-1 d1 to 10। ये क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे 4d सीरीज में थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं। इट्रिबियम जिरकोनियम में नॉर्मल होता है, नियोबियम से इनका 5s1 स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? और पैलेडियम में 5s0, इसमें क्या होगा, इससे 5s1, इसमें 5s2, ये तीनों का d10 होता है। ध्यान में रखिए, ये तीनों का d10 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 5s1 5s2 5s0। तो 5d में भी ऐसा होता है क्या? नहीं। 5d में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ में आ रहा है? वहां खाली इनकी बात करेंगे, प्लेटिनम और गोल्ड। वहां पे क्या होगा, 6s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखेंगे या नहीं? ये ध्यान में रखना। 3d सीरीज में हमें क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर, ये हमारे बोर्ड में भी पूछा जाता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। समझ में? दो में से कोई एक दिया रहेगा, 2 मार्क्स के लिए दिया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के छोड़ के आ जाना, वहां एक्सप्लेन करना होगा। 2 मार्क्स बोला है ना, 1 मार्क्स का होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख के आ जाते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना रहता है। 2 मार्क्स का है तो वहां रीजन देना होगा। पहले एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक्सपेक्टेड वाला क्या आएगा, पहले लिखेंगे कि 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड है। बट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d8। ऐसा क्यों होता है, वो पूरा रीजन बताना है कि एनर्जी गैप बिटवीन 4s and 3d is very less, that's why electron transfer from 4s to 3d10। समझ में आया? 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, वहां पे दे फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 3d10 क्यों होते हैं, क्यों होना चाहते हैं, बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल। पढ़ा हुआ है ना हमने, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और वहीं से क्यों होता है, बाकी किसी में क्यों नहीं होता, बिकॉज उनके बीच की एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें लिखने के बाद तब आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। खाली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आएंगे तो नहीं मिलेगा, तब 1 मार्क्स दे दिया, उसी में खुश रहने का। यही माय पॉइंट। अब जैसे आपको क्वेश्चन खाली इतना ही दिया रहेगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर, पर मैंने क्या बोला, अगर उसने 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है तो आपको विद रीजन लिखना होगा। पहले एक्सपेक्टेड, फिर वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में ऑब्जर्व लिख के छोड़ के आ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्रोमियम एंड कॉपर का आपको दोनों का बोर्ड में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये ध्यान में रखेंगे। 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज 4s122 एंड 3d1 to 10। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं खाली 3D सीरीज की बात करूं तब वहां पे ऐसे लिखेंगे 4s122 एंड 3d1 to 10। ये ध्यान, ये मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये पैरेडियम 0 होता है इसलिए यहाँ पे 0 to 2 लिखा हुआ। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पैरेडियम में 0 ही है इसमें, तो मैंने नहीं बताया ना, हमने कल इसको ही कंसीडर किया हुआ। पैरेडियम की वजह से, पैरेडियम की वजह से हम क्या मानेंगे? NS0 to 2 और N-1D1 to 10, क्योंकि पैरेडियम में क्या आता है? NS0। ये ध्यान रखें। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब दूसरा आपके लिए होमवर्क ये है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 आप खुद से करेंगे, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 ये आप खुद से करेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए है, इसका विद रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आफ्टर दिस हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। Properties of D block element, या general characteristic of D block element, general properties of D block। D block element के properties क्या होते हैं? क्या क्या properties होते हैं D block element? ये metal होते हैं। D block element are typical metal। अब typical metal है तो क्या होगा? metallic character शो करेंगे। metallic character में क्या क्या आता है? ductility, malleability, conducting nature। समझ में आया आपको? ये सारे पॉइंट्स शो करेंगे। ये कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डी ब्लॉक एलिमेंट आर टिपिकल मेटल। समझ में आ रहा है? देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी थोड़ा अलग आ जाता है। मर्क्यूरी का नेचर ऐसा होता है कि जो भी पॉइंट बोला है हमने, मर्क्यूरी लिक्विड में आता है। मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड। तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी बाकी के जो मेटल हैं डी ब्लॉक के वो क्या है? टिपिकल मेटल है। वो मैलेबिलिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं। समझ आया? और वहां पे जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे लिख देंगे मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर, तो मेटेलिक नेचर में सारे पॉइंट हम लिख देंगे। क्या क्या? मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिंग नेचर, ये सब शो करता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की बात नहीं करें क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड इन नेचर होते हैं। बाकी सारे टिपिकल मेटल होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मर्क्यूरी कौन से फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। ये समझ में आ रहा है आपको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनका एटॉमिक रेडियाई, इनके एटॉमिक रेडियाई इन बिटवीन एस एंड पी होता है। एस और पी के इन बिटवीन होता है। ये भी उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ये भी एस एंड पी के इन बिटवीन होता है। अब इसको अगर समझना चाहें तो क्या बोलेंगे? एस एटॉमिक रेडियाई एस से कम पी से ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी एस से ज्यादा पी से कम। ये पॉइंट क्लियर होगा आपको? फोर्थ पॉइंट, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, समझ में आया? ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलॉय। डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि मेटल है ना, मेटल फॉर्म एलॉय, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉय, ये एलॉय बना देते हैं। तो डी ब्लॉक के मेटल की क्या प्रॉपर्टीज है कि ये एलॉय बनाने के नेचर रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म
एलॉय, एलॉय फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात ना करें तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाएंगे? मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ऑलमोस्ट जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सब कैटालिटिक नेचर शो करते हैं। समझ में आ रहा है? लगभग सारे मेटल क्या शो करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? KMnO4 में मैग्नीज है, CrO3 में क्रोमियम है, ये सब सुना हुआ है ना आपने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। समझ में आ रहा है? निकल है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज होता है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कोबाल्ट है, ये सारे मेटल कहाँ पे यूज होते हैं? आयरन है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के यूज किए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल है वो क्या करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक मेटल आल्सो फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड। क्या बनाते हैं? ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? इंटरस्टेशियल कंपाउंड समझते हैं? जो उनकी अब ये इंटरस्टेशियल के कार्बाइड, समझ में आ रहा है? हाइड्राइड, कार्बाइड, बोरॉइड, ये सब कंपाउंड बनाते हैं। उनके जो वैकिंग प्लेस होते हैं, जैसे अगर इंटरस्टेशियल की बात की जाए, आपने थोड़ा हिंट लिया रहेगा, ये मेटल है, समझ में आ रहा है? अब इनके बीच में जो ये खाली जगह होता है, इस खाली जगह पे अगर कार्बन आ जाए तो मेटल कार्बाइड हो जाएगा, खाली जगह पे हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्राइड, समझ में आया? बोरॉन आ जाए तो बोरॉइड। तो ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन, जो भी छोटे छोटे साइज वाले ग्रुप हैं, वो यहाँ आके फिट हो सकते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज, यहाँ पे इनके साइज के बाद ये एटम को फिल करने के बाद यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस बचता है जिसको वैकेंसी बोला जाता है। इस वैकेंसी में आके स्मॉल साइज के एटम फिल हो जाते हैं, जिसको इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? इंटरस्टेशियल कंपाउंड। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये किसके हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के। डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जनरली कलर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कलर। समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक मेटल कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म करते हैं? कलर। समझ में आ रहा है? क्यों कलर फॉर्म करते हैं? क्योंकि वो डीडी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। जो भी मेटल डीडी ट्रांजिशन शो कर सकता है वो कलर शो कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर? बिकॉज दे शो डीडी ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर भी फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? इनके मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे गिव डीडी ट्रांजिशन। क्या देते हैं ये? डीडी ट्रांजिशन। ये सारे प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक नेचर, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट के। किसकी प्रॉपर्टीज है? डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे एक और पॉइंट हम देख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वो मैंने यहीं पे बता दिया था, वो यहीं पे बता दिया था, उसको अलग से भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो मैग्नेटिक नेचर में ही लिख सकते हैं कि मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी नेचर, कंडक्टिव नेचर होते हैं, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। डी ब्लॉक के मेटल क्लोज पैकिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा रहेगा, क्लोज पैकिंग बनाते हैं। SCP और FCC टाइप के ये पैकिंग फॉर्म करते हैं। SCP और FCC टाइप के पैकिंग फॉर्म करते हैं, इसलिए ये ज्यादा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत क्लोज होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बहुत हार्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। तो ये सारी नेचर जो है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के नेचर है, इतना हम देख लीजिए।
अब इसके बाद हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक का कैसा होता है? अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें, डेफिनेशन ऐसा सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। डी ब्लॉक में जनरली 3D सीरीज हमें पढ़ना है। कौन सा सीरीज पढ़ना है? 3D। अब 3D सीरीज में क्या होता है? स्कैंडियम है, समझ में आ रहा है? स्कैंडियम से क्रोमियम क्या होता है, और फिर डेटा के अकॉर्डिंग आयन से ये डेटा के अकॉर्डिंग नहीं, बट मैग्नीज का सडन थोड़ा सा अलग है डेटा के, बट वहां पे बोला ऐसा जाता है क्योंकि मैग्नीज का कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो हम मैग्नीज से मान लेते हैं। बट डेटा, आयन, निकल, कोबाल्ट और कॉपर, कॉपर का भी थोड़ा सा वेरिएशन है, तीन का एग्जैक्ट लगभग सेम हो गया, समझ में आ रहा है? बट हम ऐसा मानते हैं, यहाँ पे तीन डेविएशन मानते हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीजेस, समझ में आ रहा है? डेटा मैग्नीज का थोड़ा ज्यादा है, और हम क्या मान रहे हैं? फिर मैग्नीज से कॉपर रिमेन्स सेम, समझ में आ रहा है? एंड कॉपर से जिंक क्या मान रहा हूं मैं? सडन इंक्रीज, समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट माना। अब यहाँ पे डेटा जो है रिमेन सेम में भी पूरे डेटा सेम नहीं मिलेगी आपको। जैसे मैग्नीज की वैल्यू हाई है तो मेरा आयन, कोबाल्ट, निकल इनका सेम है, फिर कॉपर सबका थोड़ा सा ज्यादा होता है। कॉपर एंड जिंक में भी क्या होता है? ज्यादा है, ये ध्यान रखिए। कॉपर और जिंक का ज्यादा होता है, जबकि होना क्या चाहिए? जिंक का कम, कॉपर का ज्यादा। पर होता क्या है? कॉपर और जिंक पे जिंक का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ, और हमने पीरियोडिक टेबल अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर यहाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बात करूँ, स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीज होता है, ये एज पर रूल जाता है, ये एज पर रूल एटॉमिक रेडियाई का जो रूल्स है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन अ सेम सेल, Z effective nuclear charge increases, Z effective nuclear charge increases, atomic radii decreases। ये पॉइंट है और वही पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? मैग्नीज से कॉपर, समझ में आ रहा है? मैग्नीज से कॉपर, यहाँ ऑलमोस्ट वैल्यू क्या माना गया है? रिमेन सेम। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम यहाँ मैग्नीज से कॉपर के पास जाते हैं, इवन अगर मैग्नीज को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आयन, और मैं मैग्नीज से ही ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैग्नीज के लिए अलग से हमारे एनसीईआरटी में या कहीं पे पॉइंट दिया ही नहीं, डेटा अलग है नो डाउट, बट हमने इसको एक पार्ट में रखा है, इसको दूसरा ये थर्ड पार्ट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीज से कॉपर की बात करूँ मैं तो एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा क्यों होता है? तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्या होता है? Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? कम। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है। एट सेम टाइम क्या होता है कि जब आप मैग्नीज से कॉपर तक जाते हैं ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन सेम d orbital which are pairing in nature। अब जो यहां से ना पेयरिंग होना स्टार्ट है, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर में पेयरिंग आ रहा है, तो d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा सेम सेल में तो वहां भी क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, और शील्डिंग जब बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। समझ आ रहा है? ऑन द सेम टाइम
पहले क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज बिकॉज ऑफ Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड ऑन सेम सेल d ऑर्बिटल, hence Selling effect increases and selling effect increases atomic radii increases। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ हो रहे हैं, बोथ दी कॉन्सेप्ट काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम। पॉइंट क्लियर हो रहा है। These two concepts counterbalance to each other. That's why atomic radii from manganese to copper remain same, where the data of manganese is high compared to these values. समझ में आ रहा है? मैंगनीज का डेटा थोड़ा अलग, आयरन, निकल, कोबाल्ट सेम, ये कॉपर का थोड़ा सा ज्यादा, कॉपर से जिंक में वेरिएशन ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्ट डेटा है। यहाँ हम ऐसे जो स्कैंडियम टू जिंक की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो स्कैंडियम टू जिंक में सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होगा, समझ में आ रहा है? ये ध्यान यहाँ नहीं ऐसा डिक्रीज होगा ना, हाँ इनमें इन यहाँ से वैल्यू की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा इसका, ये ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट जो होता है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कॉपर और जिंक के बीच, कॉपर और जिंक के बीच में जिंक का रेडियाई ज्यादा होता है, जबकि होना किसका चाहिए, कॉपर। क्यों ऐसा, तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, 4s2 3d10, यहाँ कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से साइज क्या होगा, जिंक का ज्यादा, किससे, कॉपर से। ये समझ में आ रहा है? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको फॉर 3D सीरीज, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये पॉइंट नंबर 1 का 3 पॉइंट है, समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट नंबर 1 में ये 3 पॉइंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट नंबर 2, अब अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, बोलो जरा। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, समझ में आ रहा है? तो 3D 4D और 5D में तो होता क्या है, यहाँ 3D है, 4D है, 5D है, साइज क्या होना चाहिए, ये जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इधर से इधर आ रहा है तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट होता क्या है, 3D से 4D जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, 4D से 5D में जब जाते हैं साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ में आ रहा है? तो 3D 4D 5D में, 4D और 5D में क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और इसका रीजन ये ही होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं, f ऑर्बिटल, जिसमें वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखें। अब यहीं पे जैसे इसके कुछ एलिमेंट है वो हम f ऑर्बिटल में भी पढ़ेंगे कि 5D में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, अब इसके बाद लैंथेनॉइड के बाद वाले जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, 4D के सिमिलर एटॉमिक रेडियाई से करते हैं। अब यहीं पे मैं बता दूं, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो है लैंथेनॉइड के बाद, समझ में आ रहा है, लैंथेनॉइड है ये, समझ में आ रहा है? लैंथेनॉइड के बाद ये जो एलिमेंट है
ये H है, इनका साइज इतना कम हो जाता है कि ये जिरकोनियम के इतना होता है। समझ में आ रहा है? उस लैटिनोइड इनका भी साइज किसके जैसा हो जाता है? नियोबियम। इसका साइज किसके जैसा? मॉलिब्डेनम। और इसका एक्टिनियम। तो ये जो चारों एलिमेंट इधर फाइरीन में थे लैटिनोइड के बाद वाले, इनका साइज सिमिलर टू क्या हो जाता है? 4AD सीरीज के इक्वल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए इनको केमिकल ट्विन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केमिकल ट्विन्स। तो यहाँ बिकॉज़ इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर हो जाती है, इसलिए दे बिहेव लाइक एज अ केमिकल ट्विन्स नेचर, केमिकल ट्विन्स के जैसा भी। अब ये जो पेयर है ये ध्यान में रखने का, समझ में आया? किनका साइज एग्जैक्ट सेम होता है, कौन केमिकल ट्विन्स बिहेव शो करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया? और एक बार पूछा भी है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखें। तो 3D और 4D का साइज ज्यादा है, बट 4D और 5D का साइज क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज ऑफ लैटिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लैटिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट याद रहेगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, एटॉमिक साइज के लिए हम क्या बोल सकते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक रेडियस in between S और P, which are lower than S, higher than P। देख पाएंगे हम? नहीं समझा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि D ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक रेडियस लोअर देन S ब्लॉक, हायर देन P ब्लॉक। ये समझा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? ये सारे D ब्लॉक के पॉइंट हैं, ये सारे D ब्लॉक के पॉइंट है, एटॉमिक रेडियस के पॉइंट है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलेंगे? आई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोथ आर सेम। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीनों पॉइंट नहीं समझेगा तो मैं डिक्टेट करूंगा। याद हो गया? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे इन जनरल पहले बात करेंगे। तो जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज क्या होगा? इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। बट क्या ये वैल्यू रेगुलर है? नहीं। इंक्रीज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर नॉट अ रेगुलर वैल्यू। ये रेगुलर इंक्रीज होगा? नहीं। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या होगा? जनरली हम क्या देखते हैं? लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं साइज कम होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है, बट ये जो वैल्यू बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये रेगुलर वैल्यू नहीं है, ये इररेगुलर रहेगा। कहीं पे ज्यादा दिख जाएगा, कहीं पे कम, बट ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या मान रहे हैं हम? ओवरऑल हम स्कैंडियम टू जिंक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मान रहे हैं? इंक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, इंक्रीज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नॉट रेगुलर वैल्यू। रेगुलर, ये ध्यान रखें, ये वैल्यू रेगुलर नहीं है। मतलब इंक्रीजिंग मॉडल जो है ऐसा रेगुलर इंक्रीज होगा नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमें डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। अब होगा क्या? जैसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका कंपेयर हमें किया जाएगा। हम क्रोमियम और मैग्नीज की बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम, पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, इधर 4s2 3d5। समझ में आ रहा है? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करूं मैं, तो क्रोमियम और मैग्नीज में किसका ज्यादा होगा? मैग्नीज का। तो मैग्नीज इज हायर देन क्रोमियम। ये समझ में आया? पर अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 होता है, ये मेटल की बात होती है, ये मेटल फॉर्म में बात होती है। बट जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा? 4s0 3d5, 4s1 3d5।
अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां से जाएगा, इसका d5 से, जो हाफ फील्ड है इसका s1 से। तो जो मेरा मेटल प्लस है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस बन चुका है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेटल प्लस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा इन2। अब यहाँ किसका ज्यादा होगा बोलो जरा, क्रोमियम इज हायर देन मैग्नीज, समझ पा रहे हो? बट ये अब मेटल एक और दो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, मेटल +2। अब यहाँ किसकी बात करूंगा मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। इस मेटल +2 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 की बात करूं तो किसका ज्यादा होगा, मैग्नीज इज हायर देन क्रोमियम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, बोलो जरा हाँ या ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें कंपेयर हो सकता है, जिनमें कंपेयर हो सकता है, समझ में आ रहा है? मैग्नीज और आयरन को कंपेयर करेंगे, कॉपर और जिंक को कंपेयर करेंगे। हमें डेटा याद करना है क्या, नहीं, ये वैल्यू ध्यान में रखेंगे, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। पर हमें क्या ध्यान देना है कि ओवरऑल डिक्रीज, ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज, बट डिक्रीज वैल्यू रेगुलर नहीं, डिक्रीज वैल्यू रेगुलर नहीं, ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, हम क्रोमियम मैग्नीज की बात करें तो यहीं पे हम स्टूडेंट कॉपर और जिंक की भी बात करें। कॉपर और जिंक में क्या होगा, इनका 4s1 3d10 होता है, इनका 4s2 3d10 होता है। अब दोनों में अगर मैं बात करूं मेटल फॉर्म में, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात 1 की, किसका ज्यादा होगा, जिंक इज मोर देन कॉपर, जिंक इज मोर देन कॉपर। अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, मेटल प्लस। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा बोलो सर, कॉपर इज मोर देन जिंक। और यही बात करूं मैं मेटल +2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 क्या हो जाएगा, उल्टा, जिंक इज मोर देन कॉपर। ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये कैसे पता चलता है वो समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मैग्नीज और आयरन की बात करूं तो, अगर मैं यहीं पे मैग्नीज और आयरन की बात करूं तो किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीज और आयरन में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो मैग्नीज का ज्यादा होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन किसका होगा, आयरन का, फिर क्या होगा, फिर हमारा आयरन का ज्यादा होगा किससे, मैग्नीज से। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, वंस अगेन मैग्नीज इज हायर देन आयरन। ये समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी of 5d element, 5d element higher than 3d and 4d element, 3d and 4d element। ये वाला पॉइंट जरा समझिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d element higher than 3d and 4d, जबकि क्या होना चाहिए, 3d का सबसे ज्यादा। यहां क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट, पुअर शेडिंग इफेक्ट इन 5d एलिमेंट, इन 5d एलिमेंट। अब पुअर शेडिंग इफेक्ट क्यों होता है 5d में, बिकॉज इनर 4f ऑर्बिटल, इनर 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल जो है इनर है, प्रेजेंट है, जिसमें क्या हो रहा है, पुअर शेडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा 5d एलिमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर force of attraction increases in 5d elements. Hence, ionization enthalpy of 5d
हायर देन 3D एंड 4D। क्यों ऐसा हो रहा है वो समझ में आ रहा है? जबकि होना क्या चाहिए वो समझा आपको। तो 5D का आयनाइजेशन एंथैल्पी 7। समझा आपको क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 5D हायर, 5D एलिमेंट हायर। उनका ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके इनर में 4f ऑर्बिटल है जहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? वेरी पुअर से बिकॉज ऑफ साइज ना, साइज इतना ज्यादा होगा बाहर से इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से आ जाएगा। एस का साइज क्या होता है? एस का साइज छोटा होता है, टी का साइज थोड़ा और बड़ा होता है, डी का और एफ का साइज बहुत बड़ा होता है। तो एफ अगर ऐसा इतना बड़ा दरवाजा है, समझ में आ रहा है? दरवाजे पे, इतने बड़े दरवाजे पे 2-3 जन को रोक के रखो, क्या फर्क पड़ता है? इधर से ना आके मैं इधर से आ जाऊंगा, समझा? बट अगर दरवाजा इतना ही बड़ा है, 2 लोग को रोका है, इधर आएगा, डिस्टेंस कम है ना, ये लोग कवर करेंगे, थोड़ा रोकना चाहेंगे, आसानी से आ पाएगा क्या आउटर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ शील्ड अच्छा है, यहाँ शील्ड अच्छा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एफ का साइज बड़ा होता है, लार्जर साइज वीकर शील्डिंग, तो शील्डिंग वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एफ का साइज ज्यादा होता है, इसलिए वहां पुअर शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, बट इनर कौन है? उसके इनर, उसके पहले कौन? पहले एफ आएगा, बाद में डी आएगा, बाद में ई आएगा, फिर एस आएगा ना। एस क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है। एस कहां पे होता है? क्लोजर के न्यूक्लियस। देन पी, देन डी, देन एफ। नहीं समझा? इनर ऑर्बिटल क्या है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड है। एक बार तो यहाँ से यहाँ आ गया तो तेरा साइज तो कम ही हो गया ना। न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है 5D में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। समझा? तो ये रीजन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया तेरा? डाउट है अभी भी? तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी समझा हमें इस तरह से। इन जनरल पहले क्या है 3D सीरीज का, स्कैंडियम टू जिंक क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप कॉपर भी ले सकते हैं, कॉपर टू जिंक को इंक्रीज होता है ये तो। अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में साइज का फैक्टर आता है। साइज जितना कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा। कॉपर और जिंक में क्या था? कॉपर का साइज कम, जिंक का साइज ज्यादा। जिंक का साइज भी ज्यादा है, जिंक का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक ऑर्बिटल स्टेबल होता है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? डी ब्लॉक, जिंक का। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद अगर मैं बात करूं डेंसिटी की बात कर सकता हूं। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास बढ़ेगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे होता क्या है कि स्कैंडियम डी ब्लॉक में सबसे कम मास होता है। समझ में? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मास इंक्रीज होगा, मतलब डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज। समझ में? स्कैंडियम की जो डेंसिटी होता है, स्कैंडियम डेंसिटी 3.43 ग्राम पर cm³ होता है। समझ में आया? 3.43 ग्राम पर cm³। इसकी डेंसिटी सबसे कम डी ब्लॉक। इरिडियम
has maximum density which value 22.61 ग्राम पर cm। अगर इरिडियम नहीं दिया है आंसर में तब ऑस्मियम होगा। क्या होगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम की वैल्यूज होती है, ऑस्मियम डेंसिटी 22.59 ग्राम पर cm। समझ में? इसका डेंसिटी कितना हो जाता है और इसका कितना है? दोनों लगभग क्लोजर वैल्यू है। तो अगर इरिडियम नहीं दिया रहेगा तो ऑस्मियम दिया रहेगा। समझ में आया? तो वहां पे आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शन। पता चला इरिडियम पढ़ के गए, ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, पूरे डी ब्लॉक में ये हायर वैल्यू इसका है, ये इसका है। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इसका इरिडियम का, फिर ऑस्मियम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखिए। सबसे कम किसका है? स्कैंडियम। ये भी ध्यान रखिए। यहाँ तक कोई डाउट? जनरली डेंसिटी इंक्रीजेस with left to right and top to bottom। ये जनरली है ना, ये ध्यान रखिए। इसके बाद बात करूंगा तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, होता क्या है? सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझ में आ रहा है? इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट को जानने के लिए हमें पैकिंग को भी जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेटल की पैकिंग, क्लोज पैकिंग होता है, एससीपी एंड एफसीसी होता है, एससीपी एंड एफसीसी। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एज वेल एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? मेटल मेटल बॉन्डिंग। More number of unpaired electron, more is a metallic bond, and more is a metallic bond, more is a melting point। उनका melting point क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ समझेंगे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। ये 4s2 3d1 हो जाएगा, ये d2 d3, इधर क्या लिखना पड़ेगा? 4s1 3d5, 4s2 3d5। ये थोड़ा स्टेबल हो जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या होगा? d6 d7 d8 4s1 d10। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अगर मैं s के इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये पेयर है d वाला, एक अनपेयर्ड है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्कैंडियम में 1। समझ में आया? इधर 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 1 6 इधर इधर 3 2 1 0। ये तो अलग हो गया। यहाँ डी में एक भी अनपेयर्ड है, एस में। समझ में आ रहा है? वो ध्यान रखें। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम से कम है, वो ध्यान रखें। ये जो है यहां से यहां तक नंबर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत सडन पीक मिले। मैग्नीज में नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 तो हैं, पर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत स्टेबल है, इसलिए ना बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट Fe से भी कम होगा। किससे कम होगा? Fe से। जब हम ग्राफ देखेंगे तो वहां पे दिखेगा। सबसे पहले यहां से यहां तक स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट
इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, फिर सडन डेप्थ मिलता है, मैग्नीज सबसे कम इधर, फिर आयन से क्या हो रहा है, फिर यहां से ये बढ़ना, मतलब ये कम पे जा रहा है, समझ में आ रहा है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आयन से कम है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड 5, पर यहाँ और एक पॉइंट आ गया, क्या, ये थोड़ा स्टेबल ज्यादा, हाफ फील्ड है, समझ में आ रहा है, हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, वीक, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम। मेटेलिक बॉन्ड क्या है, मेटल मेटल बॉन्डिंग वीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा, फिर इधर, यहाँ पे सबसे कम, समझ में आ रहा है। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ में भी नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनका मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होता है, समझ में आ रहा है। इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसलिए देखो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी प्रेजेंट इन लिक्विड, समझ में आ रहा है, उस सारे एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा कौन होता है 3D सीरीज में क्रोमियम, सबसे ज्यादा कौन होगा, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 3D सीरीज में। पूरे डी ब्लॉक में बात करो तो 3D 4D 5D, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, पढ़ा था ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन अ फिलामेंट, याद है, फिलामेंट में क्यों यूज करते हैं। और ये देखो उसी ग्रुप का है, क्रोमियम के बाद मोलिब्डेनम के बाद टंगस्टन, समझ में आ रहा है आपको। तो ये ग्राफ देखेंगे, एनसीईआरटी का ग्राफ देख रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा कहां पे वेरिएशन हो रहा है, ये क्रोमियम पे मैक्सिमम पीक गया, फिर क्या होगा, मैग्नीज डेप्थ हुआ, फिर मैग्नीज से आयन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहां से धीरे धीरे कम होगा, समझा आपको। और फिर इनका सबसे कम है कॉपर का। अब 3D 4D 5D में सब जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर का ज्यादा है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, वहां पे देखेंगे आप, गोल्ड का सबसे कम है, ग्राफ का वैल्यू देखेंगे तो गोल्ड का ग्राफ की वैल्यू सबसे कम है, समझ में आ रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, ज्यादा, होना क्या चाहिए था, ज्यादा। 3D के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा 4D क्या है, 4D से ज्यादा 5D क्या है, बट इनके वाले सीरीज में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ग्राफ में, इस वाले सीरीज में क्या हो रहा है, कॉपर का ज्यादा, बाकी के कम। तो थोड़ा ग्राफ से भी डिस्कशन करेंगे हम, समझ में आ रहा है। ये डेटा के अकॉर्डिंग जाना है, डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया, बट हम ग्राफ से हमें दिया है किसका वैल्यू ज्यादा और किसका वैल्यू कम। यहाँ पे रीजन क्रोमियम का मैक्सिमम होने का क्या रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ही एनर्जी लगेगा उनको ब्रेक करने के लिए, उनके मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगा, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, तभी तो जाके ब्रेक होंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर किसका, मैग्नीज, फिर किसका, आयरन का है, मैग्नीज का कम है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो यहाँ मेटेलिक बॉन्ड वीक, वीकर द मेटेलिक बॉन्ड, so lower the melting point। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इतना गो थ्रू करेंगे फिर आप। एटॉमिक रेडियस from scandium to chromium decreases, atomic radius from scandium to chromium decreases due to increase Z effective nuclear charge, due to increase Z effective nuclear charge। So हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, Z effective nuclear charge increase, राइट। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे मैग्नीज टू कॉपर atomic radii remain same। Manganese to copper
एटॉमिक रेडियाई रिमेन सेम। अब ऐसा क्यों होता है तो ध्यान दीजिए, बिकॉज वहां पे लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम मैग्नीज टू कॉपर, from manganese to copper, Z effective nuclear charge increases. Z effective nuclear charge increases. Hence, atomic radii decreases. Atomic radii decreases. At same time, atomic radii decreases. At same time, number of electron on same 3d orbital increases. Number of electron on same 3d orbital increases. Shielding effect increases. Shielding effect increases. Shielding effect increases. Okay, and shielding effect increases, atomic radii increases. Atomic radii increases. These two concepts counterbalance to each other. Counterbalance to each other. एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर। एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। और एग्जैक्ट वैल्यू सेम की बात करें तो किसका किसका है, एज पर डेटा जाए तो आयन निकल, समझ में आ रहा है, कोबाल्ट, आयन कोबाल्ट निकल, ये तीनों का लगभग सेम है। मैग्नीज ज्यादा है, फिर उधर कॉपर का भी ज्यादा और जिंक का उससे डेटा है। बट हम जब लिखते हैं स्टेटमेंट वाइज तो इसको 3 पॉइंट बनाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम कॉपर टू जिंक, फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई सडन इंक्रीजेस, फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई सडन इंक्रीजेस, from copper to zinc atomic radii sudden increases due to complete filled electronic configuration, complete filled electronic configuration of 4s and 3d orbital, complete filled electronic configuration of 4s and 3d orbital. Hence electron repulsion increases. जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस, हेंस एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। अब आगे वाला पॉइंट लिख पाएंगे या नहीं, इसके बाद सारे पॉइंट डिक्टेट ही किया होगा, ये सब लिख लेंगे। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया, बाकी कॉपी करेंगे।